हेलो फ्रेंड्स, न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं राजवीर सैनी आपके सामने एक इतिहास का नया अध्याय लेकर, नई यूनिट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एक नए राजवंश से रिलेटेड रहने वाली है और ये जो राजवंश है, इस राजवंश से भी आपके एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये राजवंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्लीट। तो आज हम जिस राजवंश की चर्चा करने वाले हैं वो राजवंश है आपका चौहान राजवंश। कंप्लीट। कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। अब चौहान राजवंश के बारे में भी हमने जैसे पिछली क्लासों में, पिछले राजवंशों में जैसे हमने राठौड़ लिया, गोहिल राजवंश लिया, तो इन राजवंशों में जैसे हमने बेसिक पढ़ा उस राजवंश से रिलेटेड, वैसे ही हम चौहान राजवंश का भी पहले बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बनाएंगे जिससे हमें ये पता चले, ये ज्ञात हो कि ये चौहान कौन थे, इन चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई और इन चौहानों ने राजपूताना के अंदर यानी राजस्थान में कौन से साम्राज्य क्षेत्र पर इन्होंने राज किया। कंप्लीट। प्लस इनके संस्थापक कौन थे, इस राजवंश की स्थापना कहाँ की गई थी, इस राजवंश का मूल स्थान कौन सा था, ये सभी पॉइंट्स और फैक्ट हम पढ़ेंगे। प्लस इसमें ये भी पढ़ेंगे कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति किससे हुई और विद्वानों ने, किन किन विद्वानों ने इन चौहान राजवंशों की उत्पत्ति किन किन से बताई, ये भी हम पढ़ेंगे। कंप्लीट। तो अच्छे तरीके से वही चीज जो मैंने आपको दो राजवंशों को प्रारंभ करने के पहले बताई थी, वही चीज मैं आज इस राजवंश से रिलेटेड भी आपको बताने वाला हूं। पहले हम अच्छे तरीके से चौहान राजवंश का बेसिक समझेंगे और बेसिक समझने के बाद टॉपिक वाइज हर एक समय काल के अनुसार जैसे राजा हुआ वैसे हम राजाओं को पढ़ेंगे। कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं चौहान राजवंश। देखिए अच्छे से समझेंगे। कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। देखिए चौहान राजवंश। कंप्लीट। ये आपके हेडिंग हो गया। अब चौहान राजवंश के अंदर सामान्य जानकारी के रूप में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। पहले सामान्य जानकारी जिसके हम कुछ पॉइंट बना देंगे और उन पॉइंट के माध्यम से हमें बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा किनके बारे में? चौहानों के बारे में। कंप्लीट। सामान्य जानकारी। तो देखिए अच्छे से सामान्य जानकारी, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे, नंबर 1 पॉइंट, मूल शब्द किसका? चौहान राजवंश का मूल शब्द क्या था। कंप्लीट। इसके बाद चौहान राजवंश की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? चौहान राजवंश की उत्पत्ति। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मूल स्थान। मूल स्थान। चौथा पॉइंट हो जाएगा संस्थापक। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका राजधानी। चौहान राजवंश की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। छठवां पॉइंट हो जाएगा संबंधित ग्रंथ। क्या हो जाएगा? संबंधित ग्रंथ। और सातवां पॉइंट हो जाएगा चौहान राजवंश की शाखाएं। कंप्लीट।
ये 7 पॉइंट हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड? चौहान राजवंश से रिलेटेड। अब जैसे जैसे हम इन पॉइंटों के माध्यम से चौहान राजवंश की सामान्य जानकारी समझेंगे, तभी हमें चौहान राजवंश के आगे आने वाले राजा अच्छे तरीके से याद होंगे। कंप्लीट ना, सामान्य जानकारी के बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, और क्लासेस का जो फर्स्ट पॉइंट है चौहान राजवंश का, वो है बच्चा लोग मूल शब्द। तो पहली चीज यही बनती है कि चौहान जो है, ये चौहान नाम आया कहां से, ये कैसे चौहान नाम पड़ा, तो अच्छे से सुनना। कंप्लीट पहला पॉइंट लेते हैं और पहले पॉइंट पे बात करते हैं। कहा जाता है कि चौहान राजवंश का मूल शब्द जो था वो था चाहमान। क्या था बच्चा लोग? चाहमान था। क्या नाम था? चाहमान। अच्छे से समझना। और इस चाहमान के अंदर जो 4 शब्द आ रहे हैं, उनका हर एक का एक एक अर्थ है, और इन 4 अर्थों से मिलकर बना है चौहान शब्द, और इसी चाहमान शब्द को चौहानों का मूल शब्द कहा गया है। तो अब देखते हैं, अच्छे से देखना बच्चा लोग। चा ह मा और न, इन्हीं से मिलकर चाहमान बना है। तो देखो, चा का मतलब बताया जाता है कि धनुर्विद्या में निपुण। चा का मतलब चाप। कंप्लीट। फिर हो जाएगा आपका ह, फिर मा और फिर न। तो अच्छे से देखिए बच्चा लोग, ह का हो जाएगा हरि, मा का हो जाएगा मान, और न का हो जाएगा नित्य। कंप्लीट। ये चाहमान के वापस 4 जो शब्द आ रखे हैं, इनका अर्थ बता रखा है कि चा का मतलब चाप होता है, ह का मतलब हरि होता है, मा का मतलब मान होता है, और न का मतलब नीति होता है। कंप्लीट बच्चा लोग। अब अच्छे से देखना, चाप का वापस क्या बता रखा है? वह जो धनुर्विद्या में निपुण हो। कंप्लीट बच्चा लोग, यानी उसको शस्त्रों का अच्छे तरीके से ज्ञान हो। इसके बाद ह, हरि, यानी भगवान में विश्वास रखने वाला हो। हरि किसका पर्यायवाची है? आपको पता ही है, भगवान में विश्वास रखने वाला। मां का मतलब अतिथियों का मान सम्मान करने वाला। और यानी नीति पूर्वक या नीतियां बनाकर राज करने वाला या शासन करने वाला। कंप्लीट बच्चा लोग, ये चौहान राजवंश का मूल नाम बताया हुआ है। मूल नाम यानी मूल शब्द बताया हुआ है चौहानों का। तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एक एग्जाम के अंदर बच्चा लोग आपके पूछा हुआ है कि चाहमान शब्द के अंदर मां का अर्थ क्या है, तो अच्छे से ध्यान रखना। वहां पर एग्जामिनर ने ऑप्शंस में ये नहीं देकर इनका विस्तृत रूप दे दिया। कंप्लीट। तो एग्जाम की दृष्टि से हम हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पहुंचेंगे, तो अच्छे से देख लीजिए।
ये चौहानों का जो मूल शब्द बताया हुआ है वो चाहमान बताया हुआ है, और चाहमान के जो हर एक वर्ड का जो अर्थ है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। कंप्लीट। अब अगर एग्जामिनर इनमें से पूछेगा तो अच्छे से जवाब दे दोगे, पर एग्जामिनर का दिमाग खिसका हुआ है, उसने पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का बनाया बच्चा लोग, तो वो सवाल पूछेगा कि चौहानों का मूल शब्द जो चाहमान मिलता है, ये चाहमान शब्द कौन से ग्रंथ में मिलता है, यानी किसने ये बताया कि चौहानों का मूल शब्द जो था वो चाहमान था, और कौन से ग्रंथ में बताया, उस व्यक्ति का नाम प्लस संबंधित उसका ग्रंथ। तो अच्छे से याद रखना बच्चा लोग, ये जो नाम मिलता है उसको हम नोट लगाकर लिख लेते हैं, अच्छे से देखना। अच्छे से देखना नोट लगाकर, ये फेयर पॉइंट्स भी आपके साथ में ही हो रहा है, अच्छे से ध्यान रखना, इसको नंबर 1 पॉइंट दे दोगे आप। नोट लगाकर उपरोक्त मूल शब्द, उपरोक्त चौहानों का मूल शब्द चौहान राजवंश का मूल शब्द अच्छे से याद रखना, मूल शब्द जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में बताया, पृथ्वीराज विजय में बताया, कंप्लीट में बताया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे बच्चा लोग कि ये चौहानों का जो मूल शब्द चाहमान बताया, ये शब्द किसने बताया, तो आप अच्छे से उत्तर दोगे कि ये शब्द जो है जयानक नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ कौन से, पृथ्वीराज विजय के अंदर इसका उल्लेख किया। कंप्लीट। तो अच्छे से अब तुम पहला पॉइंट खुद अच्छे से रिपीट करो, मूल शब्द, तब आपका ऑटोमेटिकली उत्तर आएगा चाहमान। फिर चाहमान के हर एक शब्द का एक एक अर्थ होगा जिसको आपको अच्छे से याद करना है। जब पॉइंट याद होगा तो ऑटोमेटिकली उत्तर भी हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कंप्लीट बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सामान्य जानकारी के रूप में हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि चाहमान शब्द की उत्पत्ति, चाहमान शब्द जो है वो मूल शब्द चाहमान से बना है और इनके हर एक वर्ड्स के एक एक अर्थ है, और ये जो नाम बताया है ये जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में बताया है। कंप्लीट। अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है आपके उत्पत्ति। क्या आ रहा है बच्चा लोग? उत्पत्ति। तो अब दूसरे पेज में हम ले रहे हैं उत्पत्ति। पॉइंट याद कीजिए अच्छे से। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका चौहान राजवंश की उत्पत्ति। कंप्लीट। अच्छे से देखिए चौहान राजवंश की उत्पत्ति। अब देखना बच्चा लोग, चौहान राजवंश की उत्पत्ति भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो विद्वानों के अनुसार और एक शिलालेख के अनुसार, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं, अच्छे से देखना। चौहान राजवंश की उत्पत्ति से रिलेटेड विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, यानी हर एक विद्वान ने अपने स्रोत और प्रमाणों के आधार पर चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताई। अब इन विद्वानों में कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताई, तो अच्छे से देखिए।
अब इसमें विद्वानों के मैं दो भाग करूंगा। एक वो विद्वान लूंगा जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से बताई, कंप्लीट। नंबर फर्स्ट, अच्छे से देखना, अग्निवंशी। अग्निवंशीय, अग्निवंशीय मत, कंप्लीट। और उसके बाद दूसरा जो मत आएगा वो आएगा बच्चा लोग सूर्यवंशी मत। कौन सा? सूर्यवंशी मत। सूर्यवंशी मत। तो अच्छे से देखना, मैंने दो आधार लिए हैं, एक तो लिया अग्निवंशीय मत और दूसरा लिया सूर्यवंशी मत। यानी कुछ विद्वानों ने कहा कि चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति हुई वो अग्निवंश से हुई, और कुछ विद्वानों ने कहा नहीं जी, अग्निवंश से नहीं हुई है, उनकी उत्पत्ति जो हुई वो सूर्यवंश से हुई है। तो अब अच्छे से देखना, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब अच्छे से देखना, अब जिन विद्वानों ने अग्निवंश से उत्पत्ति बताई, चौहान राजवंश की उत्पत्ति बतवाने वाले विद्वान, तो अच्छे से देखना बच्चा लोग। अब इस अग्निवंश से उत्पत्ति बताने वाले जो विद्वान थे उनके हम नाम लेते हैं। अच्छे से देखना, वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने चौहान राजवंश की उत्पत्ति जो बताई, वो बताने वाले विद्वान। अब देखना अच्छे से, नंबर फर्स्ट मुहुणोत नैणसी, नंबर टू सूर्यमल मिश्रण, नंबर थ्री वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, याद रखना, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। कंप्लीट बच्चा लोग। इन तीन विद्वानों ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई? अग्निवंश से बताई, अग्निवंशीय कहा। अब ये अग्निवंशीय है क्या, इसको अभी मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, आप तो अच्छे से देखते रहिए। ये हम कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी। अगर मैं एक एक विद्वान का लिखाता आपको कि मुहुणोत नैणसी ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति अग्निवंश से बताई, फिर थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी मत बताने वाले एक विद्वान का नाम लिखता, फिर मैं वापस लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने अग्निवंश से बताई, फिर मैं वापस इधर सूर्यवंशी करके एक एक लिखा था, तो सभी का एक आपके मतलब याद नहीं होता, मिश्रण हो जाता। फिर आप ये अवकलन नहीं कर पाते कि कौन से विद्वान ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये स्मार्ट स्टडी हो गई। अग्निवंशीय मत बताने वाले वो तीन विद्वान थे, मुहुणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रबरदाई। इन तीनों विद्वानों ने जो चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताई अग्निवंश से बताई। अब ये अग्निवंश है क्या, अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले ले लेते हैं सूर्यवंश को। तो अच्छे से देखिए, सूर्यवंशी की बात करते हैं। सूर्यवंश से चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताने वाले
चौहान राजवंश की उत्पत्ति बताने वाले विद्वान कौन से थे? अच्छे से देखना बच्चा लोग, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है यह आपके एग्जामों की दृष्टि से, क्योंकि एग्जामों में जो सवाल पूछने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अच्छे से देखिए, सूर्यवंशी से उत्पत्ति बताने वाले वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गौरीशंकर ओझा नंबर 1 विद्वान हो गए। नंबर 1 गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा नंबर 2, इसके बाद जयानक, जो अभी हमने ग्रंथ पढ़ा, जयानक। नंबर 3 नरपति नाल, नरपति नाल कंप्लीट। और नंबर 4 नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी कंप्लीट बच्चा लोग। तो अच्छे से देखिए, इन चारों ने चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति बताई वो किससे बताई बच्चा लोग? तो आप कहोगे सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी का कभी भी नाम आ जाए, जिस किसी भी राजवंश में सूर्यवंशी का नाम आ जाए, तो याद रखना वो भगवान श्री राम के वंशज बताए गए। किसके? भगवान श्री राम के वंशज बताए गए। तो कंप्लीट। तो चौहानों को भगवान श्री राम का वंशज बताने वाले जो विद्वान है, जिन्होंने कहा कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई, भगवान श्री राम का जो वंश था वो सूर्यवंशी था, तो इससे उत्पत्ति बताने वाले गौरीशंकर ओझा, नंबर 2 जयानक, नंबर 3 नरपति नाल और नंबर 4 नयन चंद्र सूरी हो गए। कंप्लीट। तो ये चीज हमने अच्छे तरीके से ले ली, चौहान राजवंश की उत्पत्ति से रिलेटेड विद्वानों का मत। कंप्लीट। अब हम विद्वानों की बात करें बच्चा लोग, और हमारे राजस्थान के इतिहास के जो जनक कहे जाते हैं, अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास के जनक से रिलेटेड भी मैं आपको बातें बता दूं। राजस्थान का सर्वप्रथम इतिहास का जो हमें वर्णन मिलता है वो मुहुणोत नैणसी ने किया। कंप्लीट। उसके बाद एकदम क्रमबद्ध और विधिवत रूप से जो लेखन किया वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया, और इनको राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है। पर अगर एग्जामों में तुम्हारे सवाल पूछ ले कि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहा जाता है, तो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गौरीशंकर हीराशंकर ओझा को कहा जाता है। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा जो वर्णन किया गया था हमारे इतिहास का, राजस्थान इतिहास का, वो अंग्रेजी में किया गया था, और गौरीशंकर ओझा ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया। कंप्लीट। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये हमने मत लिए विद्वानों के, और अब हम मतों के रूप में बात करेंगे किसकी? कर्नल जेम्स टॉड की। कंप्लीट बच्चा लोग। अब कर्नल जेम्स टॉड को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है कि इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई। अब आपसे ही मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कर्नल जेम्स टॉड हिंदुस्तान के थे क्या? उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ क्या? तब तुम्हारा उत्तर आएगा कि नहीं सर जी। तो ये कहाँ के थे? तो आप कहोगे ये विदेशियों के थे, विदेशी थे। तो सीधा याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति विदेशियों से बताई। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा कि ये जो विदेशी थे ये मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया से ये विदेशी जो जाति थी वो इधर आपके राजपूताना में आई, और राजपूताना में ये जो चौहान राजवंश जो चला ये विदेशियों से उत्पत्ति होकर यहाँ पर इन्होंने राज किया। कंप्लीट। तो अच्छे से ध्यान रखोगे। अगले पॉइंट में हम नोट लगाकर लिख रहे हैं
कर्नल टॉड, नोट लगाकर अच्छे तरीके से, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग, चौहान राजवंश की उत्पत्ति, चौहान राजवंश की उत्पत्ति इन्होंने जो बताई वो विदेशियों से बताई। किससे? विदेशियों से। और ये विदेशी कहाँ के थे? तो अच्छे से याद रखोगे, मध्य एशिया। कहा कि मध्य एशिया से आए हुए विदेशी जाति थी और उन्हीं विदेशी जाति से जो वंश चला वो चला चौहान राजवंश। कंप्लीट। तो ये ले लिया हमने राजस्थान इतिहास के जो जनक कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड का मत। तो मैंने तुम्हें अच्छे से कहा कि उत्पत्ति से रिलेटेड भी हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो विद्वानों के अनुसार और एक शिलालेख के अनुसार। तो अब तक तो हमने विद्वानों के अनुसार ले लिया, अब हम लेंगे शिलालेख के अनुसार। दूसरा मत उत्पत्ति में ही शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार बच्चा लोग? शिलालेख के अनुसार। अब देखना, जो यहां पर अच्छे से देखिए, यहां पर जो अग्निवंशीय आ रहा है, ये अग्निवंशीय है क्या, ये चीज मैं तुम्हें यहां पर बताऊंगा जब अग्निकुंड मत या अग्निकुंड शिलालेख के अनुसार जो बात कही जाएगी। कंप्लीट। तो पहले शिलालेख में लेते हैं जो तुम्हारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। 3 शिलालेख बताऊंगा मैं आपको। एक तो बताऊंगा बिजोलिया शिलालेख, जो पिछले ही आपके एक पेपर हुआ था पटवार का, उस पटवार के पेपर में पूछा गया था बिजोलिया शिलालेख। और एक मैं बताऊंगा आपको सुंदा माता शिलालेख। पहले अग्निकुंड ले लेंगे। अग्निकुंड मत या शिलालेख के अनुसार, और उसके बाद ले लेंगे सुंदा माता शिलालेख। सुंदा माता शिलालेख। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये 3 शिलालेखों में हम इन 3 शिलालेखों का एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बिजोलिया शिलालेख की। तो बिजोलिया शिलालेख में अच्छे से याद रखना बच्चा लोग, बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजवंश की उत्पत्ति जो बताई गई, वो कहा गया कि इनकी उत्पत्ति जो हुई वो ब्राह्मणों से हुई। और किनसे हुई? ब्राह्मणों से हुई। ब्राह्मणों की एक जो गोत्र थी, उस गोत्र से जो वंश चला वो चौहान राजवंश कहलाया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, एग्जामों के अंदर आपके हजारों बार पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। कंप्लीट। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई। कंप्लीट। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। अब ब्राह्मणों से बताई गई वो तो चलो ठीक है, वो बिजोलिया शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है। तो अब अच्छे से ये ध्यान रखोगे बच्चा लोग कि इस वत्स गोत्र ब्राह्मणों को बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। तो इस मत को समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? तो दशरथ शर्मा और गोपीनाथ। कौन से नाथ? गोपीनाथ ने भी बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कहा कि भाई
जो चौहान राजवंश हुए उनकी जो उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मणों से हुई। कंप्लीट, अच्छे से याद रखोगे। और ये बिजोलिया शिलालेख जो प्राप्त हुआ वो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब सुनना, ये तो हो गया पहला जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है बच्चा लोग, अच्छे से देखना, अग्निकुंड मत। कौन सा मत? अग्निकुंड मत। अच्छे से सुनना, अग्निकुंड मत है क्या, और ये अग्निवंशीय जो चौहानों को बताया गया है वो है क्या, इसके लिए आप एक अच्छे से वृत्तांत सुनिए। एक छोटी सी एक कहानी टाइप है, उसको सुनिए। कहा जाता है कि जिस समय 6वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय 6वीं शताब्दी से भी पहले 5वीं या 4वीं शताब्दी के आसपास एक ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ ऋषि मुनि। वशिष्ठ नाम था उनका, वशिष्ठ ऋषि मुनि थे। और इन्होंने क्या किया, उस समय राजपुताना के साम्राज्य पर राक्षस जो दानव जाति होती है उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। कंप्लीट। तो ये जो ऋषि मुनि थे वशिष्ठ, इन्होंने क्या किया, आबू पर्वत, आपने नाम सुना ही है, माउंट आबू, आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया, एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से आहुति यानी अग्निकुंड यानी आहुति दी। अग्नि यानी अग्नि हम आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं तब आहुति दी। और कहा जाता है कि इसी यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। इन 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक जो राजवंश था वो आपका चौहान राजवंश था बच्चा लोग। कंप्लीट। तो अच्छे से ध्यान रखना, एक यज्ञ, एक हवन के आयोजन से वशिष्ठ ऋषि मुनि से उत्पत्ति बताई गई है, वही कहलाई अग्निकुंड। और आपकी अच्छे से देखना अग्निवंशीय। कंप्लीट। तो ये जो विद्वान जो भी आपको दिख रहा है, इन्होंने यही कहा कि सूर्यवंशी क्यों कहा, इन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि द्वारा माउंट आबू पर आयोजित किए गए यज्ञ से जिन 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई, उनमें एक राजवंश जो था चौहान राजवंश था, और चौहान राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। कंप्लीट। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। तो यहां पर हम अच्छे तरीके से अग्निकुंड मत के आगे लिख लेते हैं, वशिष्ठ मुनि द्वारा वशिष्ठ नामक ऋषि मुनि द्वारा आबू पर आयोजित यज्ञ से निम्न राजवंशों की उत्पत्ति हुई। कंप्लीट बच्चा लोग। यानी कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने जो यज्ञ किया था, और इस यज्ञ से जिन जिन राजवंशों की उत्पत्ति हुई वो मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं, अच्छे से देखना। इन्होंने कहा नंबर 1 चौहान, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया गुर्जर प्रतिहार। इसके अलावा नंबर 3 परमार, और नंबर 4 चालुक्य, जिनको सोलंकी भी कहा जाएगा। कंप्लीट।
कंप्लीट। तो इन 4 राजवंशों की उत्पत्ति जो बताई गई वो अग्निकुंड मत यानी सूर्यवंशी से बताई गई। और कैसे बताई गई ये भी मैंने आपको बताया कि वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर एक यज्ञ आयोजित किया गया और इसी यज्ञ पर 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। उस यज्ञ से उसमें एक चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और परमार राजवंश। कंप्लीट बच्चा लोग। तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो अब देखना अच्छे से। इसके बाद आया आपका सुंदा माता शिलालेख। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। ये शिलालेख जो है आपका जालोर के अंदर, सुंदा माता शिलालेख में भी यही कहा गया कि बिल्कुल सही है, चौहानों की जो उत्पत्ति हुई वो वशिष्ठ मुनि द्वारा हुई। पर सुंदा माता शिलालेख के अंदर ये नहीं कहा गया है कि माउंट आबू पर आयोजित जो यज्ञ था, जो अग्निकुंड था, उससे उत्पत्ति हुई। इस सुंदा माता शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि ने अपनी आंख से की थी। तो अच्छे से दोनों को ऑपोजिटली याद कर लो, है ना। तो अच्छे से मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ऑपोजिटली याद कर लो। अग्निकुंड में तो वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से, और सुंदा माता के अंदर वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई। वो ही कितने राजवंशों की? 4 राजवंशों की। तो यहां पर हम अच्छे से लिखेंगे वशिष्ठ मुनि की आंख से 4 राजवंशों की उत्पत्ति। 4 राजवंशों की उत्पत्ति। और ये 4 राजवंश कौन से हैं आगे लिखा हुआ है। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये चीज हो गई, ये हमने पढ़ लिया सिर्फ तो सिर्फ उत्पत्ति से रिलेटेड। मेरा टारगेट यही रहेगा बच्चा लोग कि चाहे तुम एग्जाम टॉप लेवल का फाइट करो तो भी सवाल तुम्हारा इन्हीं में से आना चाहिए, और चाहे तुम किसी भी कैटेगरी का एग्जाम फाइट करो तो भी सवाल तुम्हारा इसी में से आना चाहिए। अच्छे से देख लीजिए, मैंने एक एक पॉइंट को फेयरली और विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है। कंप्लीट। तो अब ये जो हमारा जो दूसरा मत यानी दूसरी जो सामान्य जानकारी के रूप में हमने चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति पढ़ी, ये भी पॉइंट हमने अच्छे तरीके से ले लिया। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये अच्छे से देखिए, 2 पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ लिए। पहला मूल शब्द और दूसरा हो गया उत्पत्ति। और उत्पत्ति में भी हमने 2 मत लिए, एक विद्वानों के अनुसार और दूसरा हमने जो लिया वो लिया शिलालेखों के अनुसार। शिलालेख। कंप्लीट। अच्छे से ध्यान रखना। अब शब्द अगला तीसरा आ रहा है कि भाई चलो ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति हमने पढ़ ली, पर ये चौहान मूल स्थान कहाँ का था, ये मूलतः कहाँ के थे, वो अच्छे से पढ़ना है। तो अच्छे से ध्यान रखना। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट आएगा बच्चा लोग, वो हम लेंगे मूल स्थान। तीसरा पॉइंट मूल स्थान। मूल स्थान। कंप्लीट। मूल स्थान। तो अच्छे से समझना, मूल स्थान से रिलेटेड हम बात करेंगे। एक आपको पता हो तो प्राचीन समय के अंदर एक जांगल प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश का जो क्षेत्र था वो अच्छे से देखना। इस क्षेत्र में कौन से वर्तमान के जो क्षेत्र है वो आते थे। तो जांगल प्रदेश में बीकानेर आता था, बीकानेर आता था, और बीकानेर के बाद जोधपुर का भी थोड़ा भाग आता था, और इधर आपका उत्तरी भाग आता था। कंप्लीट। अब जांगल प्रदेश के उत्तरी भाग में एक क्षेत्र था जिसका नाम था सपाद लक्स। क्या नाम था बच्चा लोग? सपाद लक्स।
और इस सपाद लक्ष्य को वर्तमान के अंदर सांबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांबर कहा जाता है। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। कंप्लीट। तो अच्छे से याद रखना, सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था वो सपादलक्ष्य कहलाता था, और यही सपादलक्ष्य नोट लगाकर अब लिखेंगे हम, नोट लगाकर चौहान राजवंश का मूल स्थान, सपादलक्ष्य कोष्टक में लिखोगे सांबर के आसपास का क्षेत्र चौहान राजवंश का मूल स्थान सपादलक्ष्य का क्षेत्र था। कंप्लीट। अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, और इसी सपादलक्ष्य को ध्यान रखना दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर तुम्हें पूछ ले शाकंभरी के चौहान कहाँ के हुए, तो बच्चा लोग घबराना नहीं है। शाकंभरी का मतलब सपादलक्ष्य के चौहानों के बारे में आपसे पूछ रहा है। कंप्लीट। अच्छे से मस्त रहो आप, तो आपको हर एक चीज मैं याद करवाऊंगा। तो देखो, अब मूल स्थान की हम बात करें तो इनका जो मूल स्थान था बच्चा लोग, वो सांबर के आसपास का क्षेत्र यानी सपादलक्ष्य था। कंप्लीट। ये सपादलक्ष्य जो है, यही से चौहान राजवंशों ने अपना साम्राज्य प्रारंभ किया, यानी राज शासन करना प्रारंभ किया। कंप्लीट। अच्छे से समझना। तो ये हो गया इनका मूल स्थान। तो याद रखना, जांगल प्रदेश का जो उत्तरी भाग था, और उत्तरी भाग के अंदर अच्छे से याद रखना सांबर झील का जो विस्तार था, और इस सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था वो सपादलक्ष्य कहलाता था। और इसी सपादलक्ष्य को कोई एक व्यक्ति आएगा अभी, जिसको आप संस्थापक कहोगे, वो व्यक्ति इस क्षेत्र को जीतेगा और इस पर राज करना प्रारंभ करेगा, और उसी व्यक्ति को आप कहोगे चौहान राजवंश के पिता, चौहान राजवंश के मूल पुरुष और चौहान राजवंश के संस्थापक। कंप्लीट बच्चा लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें ये निष्कर्ष निकल कर आया बच्चा लोग कि चौहान राजवंश का जो मूल स्थान था वो सपादलक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, यहां पर देखते हैं। ये देखो आ गया संस्थापक। अब बढ़ते हैं, संस्थापक लेते हैं। अच्छे से देखिए, नंबर 4 संस्थापक। कंप्लीट बच्चा लोग, अच्छे से देखना। संस्थापक नंबर 4 पॉइंट। तो अब इधर तो मैं आपके रफली कार्य करूंगा, इस तरफ रफली वर्क जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और इस तरफ हम फेयर पॉइंट्स लिख लेंगे। तो अब अच्छे से सुनना। एक व्यक्ति था बच्चा लोग, जिसका नाम था वासुदेव चाहमान। क्या नाम था? वासुदेव। ब्राह्मण था, अच्छे से सुन लो, ब्राह्मण था। और इस ब्राह्मण था, और इस ब्राह्मण की जो गोत्र थी वो गोत्र थी चाहमान। क्या थी? चाहमान। तो अच्छे से ध्यान रखना, व्यक्ति जो है वो है वासुदेव चाहमान। ये वासुदेव चाहमान क्या करता है, ये जैसे सपोज करो ये आपकी सांबर झील है। कौन सी? सांबर झील। और इस सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है बच्चा लोग, अच्छे से देखना, ये जो आसपास का जो क्षेत्र था ये
इसके सांबर झील के आसपास का क्षेत्र हो गया। इस आसपास के क्षेत्र को किसने जीता यानी विजित किया, इस पर अधिकार किया किसने, वासुदेव ने। और इस आसपास के क्षेत्र का जो नाम था, अच्छे से देखना, सपादलक्ष। क्या नाम था बच्चा लोग, सपादलक्ष। इस क्षेत्र को विजित किया वासुदेव चौहान ने और इस क्षेत्र का नाम जो था सपादलक्ष, सपादलक्ष पर अधिकार कर लिया, सपादलक्ष पर अधिकार कर लिया। अब पूछेगा कब कर लिया, तो 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को विजित किया और 551 ईस्वी में इसने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। और इसकी जो गोत्र थी चाहमान, इसी से जो वंश चला वो कहलाया चौहान राजवंश। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 100% मैं तुम्हें समझाऊंगा और क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा कंप्लीट। आप तो मस्त रहो, बने रहो मेरे साथ और अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। तो अच्छे से याद रखना, 551 ईस्वी में वासुदेव ब्राह्मण नामक व्यक्ति ने सपादलक्ष को जीता और अपनी ही गोत्र से इसने राजवंश चलाया जो कहलाया चाहमान राजवंश, चौहान राजवंश। कंप्लीट। तो अच्छे से ध्यान रख, तभी तो बच्चा लोग यहाँ से देखो, जो मैंने मूल शब्द जो लिया ये चाहमान, ये चाहमान गोत्र थी किसकी, वासुदेव की। कंप्लीट। तो अब हम संस्थापक में पढ़ेंगे, ये हमने रफली समझ लिया। अब हम नोट लगाकर लिखेंगे 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चाहमान वासुदेव चाहमान नामक व्यक्ति ने सपादलक्ष, में सीधा लिख रहा हूं, सपादलक्ष के क्षेत्र को विजित कर शासन प्रारंभ किया। शासन प्रारंभ किया। कंप्लीट बच्चा लोग। और चौहान राजवंश की नींव रखी। चौहान राजवंश की नींव रखी। कंप्लीट। तो ये चीजें हो गई। 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चाहमान नामक व्यक्ति ने सपादलक्ष, जो मैंने आपको सांबर के आसपास का क्षेत्र जो बताया, उसी के अनुसार इन्होंने वहां पर शासन प्रारंभ किया और चौहान राजवंश का प्रारंभ किया, नींव रखी। तो अच्छे से याद रखना, यहीं पर हम नोट लगाकर लिखेंगे वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का मूल पुरुष ऑब्लिक करके संस्थापक ऑब्लिक करके जनक कहा जाता है।
जनक कहा जाता है। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ये पॉइंट हो गए आपके चौहान राजवंश के संस्थापक से रिलेटेड। अब सवाल आएगा कि चौहान राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी बच्चा लोग, अच्छे से देखना। अगला पॉइंट जो आएगा राजधानी, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि चौहान राजवंश की राजधानी कहाँ थी, यहीं पर छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, अच्छे से देखना। पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। कंप्लीट। तो अच्छे से याद रखना, सांबर झील के पास का और भी, मतलब इसके जस्ट पास का और भी जो क्षेत्र था अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। और यही अहिछत्रपुर चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी था। सपादलक्ष के चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपके अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर के क्षेत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, गौर ही गौर नागौर कहा जाता है। कंप्लीट बच्चा लोग। तो यहां पर हम नोट लगाकर लिख देंगे चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अहिछत्रपुर नागौर थी। कंप्लीट। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं चौहान राजवंश की सामान्य जानकारी। पहला पॉइंट, मूल शब्द जो था चाहमान, उसके बाद उत्पत्ति। तो हमने 2 विद्वान सूर्यवंशी और अग्निवंशी मत जो का उनके अनुसार प्लस शिलालेखों के अनुसार, उसके बाद हमने लिया था तीसरा पॉइंट, मूल क्षेत्र कौन सा था, तो मैंने बताया जांगल प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, और उत्तरी क्षेत्र जो था सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था वो सपादलक्ष, और उसके बाद चौथा पॉइंट संस्थापक, और 5वां पॉइंट प्रारंभिक राजधानी। अब एक बार कुछ समय के लिए जिस स्टूडेंट ने अब तक मेरी क्लास को मतलब पूरा देखा है वो एक बार 4 पॉइंट बनाओ, मूल शब्द, उत्पत्ति और मूल स्थान, और इसके बाद संस्थापक और राजधानी। ऑटोमेटिकली अगर पॉइंट याद होंगे तो उत्तर याद हो जाएंगे। कंप्लीट। तो कोई भी राजवंश पढ़ने के पहले बेसिक जानकारी में पहले उनके पॉइंट बनाओ, और पॉइंटों को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली उत्तर भी याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट जो आएगा बच्चा लोग वो आएगा संबंधित ग्रंथ, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चा लोग, यहीं पर देखो, हम बात कर रहे हैं 551 ईस्वी की। कब की? 551 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो उस समय के जो चौहान राजवंश के अंदर जो राजा हुए, इन्होंने अहिछत्रपुर को राजधानी बताई, ये सब जो जानकारियां मिलती है ये हमारे तक पहुंची कैसे? तो ये जिन ग्रंथों से, जिन विद्वानों के ग्रंथों से हमारे तक पहुंची है, हमें ये पता चला कि वही 551 के अंदर चौहान राजवंश था, इनके राजाओं ने ऐसे राज किया। तो वो कौन से ग्रंथ है जो हमें चौहान राजवंश की जानकारी देते हैं या चौहान राजवंश से संबंधित ग्रंथ है? कंप्लीट। एक्चुअली होता क्या है बच्चा लोग, अब हम क्या करते हैं, राजाओं से स्टार्ट करते हैं, राजा से लेकर ए से लेकर जेड राजा तक पूरा पढ़ लिया। अब एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ाई की है उसको पूरा खंगाल लिया है, उसने पूरी तगड़े तरीके से पढ़ाई की है, पूरा डीपली गया है। पर जो एग्जामिनर होता है उसको ये पता होता है कि बच्चे ने जो पढ़ाई की है वो राजाओं से लेकर अंतिम राजा तक पढ़ा है, उसने सामान्य जानकारी के रूप में जो चौहानों की बातें होती है उसको नहीं पढ़ा। तो ये जो ग्रंथ जो होते हैं, चलो कुछ विद्वान तो ऐसे आएंगे या कुछ जो ऐसे
विद्वान जो होंगे, जो राजाओं के दरबारी विद्वान होंगे, तो उनको तो हम उस समय पढ़ लेंगे, पर कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना बाद में की गई, जिनका वर्णन चौहान राजवंश के राजाओं का मिलता है, वह उनका तो जिक्र राजवंशों में होगा ही नहीं, राजाओं में होगा ही नहीं, और उन्हीं का सवाल एग्जामिनर हमारे एग्जाम में दे देता है, और फिर हमारी पूरी पढ़ाई की हुई कोई काम नहीं आती है बच्चा लोग। तो अच्छे से देखते रहिए, एक एक पॉइंट में हम पूरे चौहान राजवंश की जानकारी को समाहित कर देंगे। तो अच्छे से देखिए, अगला जो पॉइंट आ रहा है, चौहान राजवंश से संबंधित ग्रंथ। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट ग्रंथ। कंप्लीट, तो देखिए अच्छे से कौन से ग्रंथ है जो हमें चौहान राजवंश की जानकारी देते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ जी अजय राज चौहान हुआ, हाँ जी अर्णोराज चौहान हुआ, हाँ जी बिसल देव हुआ, हाँ जी पृथ्वीराज चौहान हुआ। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो हुए, अर्णोराज जो हुए, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, उन ग्रंथों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा लोग ग्रंथों की बात करें तो चौहान राजवंश के अंदर एक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो भी जानकारी देता है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कंप्लीट। इसके बाद आएगा जयानक। कौन सा नक? जयानक। इस जयानक याद रखना ये कश्मीरी विद्वान था, कश्मीरी पंडित था, और इस जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की जो रचना की वो हमारे पुष्कर झील के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं लेता रहा और इसने रचना की। एक आपके गुलजार का गाना है ये जो ठंडी ठंडी हवाओं वाला, तो वैसे ही जयानक ने भी ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ लेते हुए पुष्कर झील के किनारे बैठकर इन्होंने ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का जो नाम था बच्चा लोग, उसका नाम था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। कंप्लीट। अब अच्छे से देखिए, यहां पर हो जाएगा जयानक। जयानक। कंप्लीट। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखना बच्चा लोग, अब अगला जो राइट आ रहा है वो है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। चलो पहले राजवंश के अनुसार ही लेते हैं। नरपति नाल। नरपति नाल ये विद्वान का नाम है। नरपति नाल ने, अच्छे से ध्यान रखना, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद आगे देखना बच्चा लोग, नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग वो लिखा हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अच्छे से याद रखना, जोधराज। कौन सा राज? जोधराज। जोधराज ने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग, अच्छे से याद रखना, हमीर रासो। कौन सा? हमीर रासो नामक ग्रंथ लिखा। कंप्लीट। अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद आगे और लेते हैं जो हमें चौहान राजवंश की जानकारी देते हैं और चौहान राजवंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा अमृत कैलाश।
कौन सा कैलाश? अमृत कैलाश। अमृत कैलाश ने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, अमृत कैलाश ने ग्रंथ लिखा हमीर बंधन। हमीर बंधन कंप्लीट। इसके बाद में अगर बात करूं व्यास जी भांडव, व्यास जी भांडव, इन्होंने ग्रंथ जो लिखा वो था हमीर नारायण। कौन सा ग्रंथ था बच्चा लोग? हमीर नारायण। कंप्लीट। तो अच्छे से देखते जाइए। इसके बाद मैं बात करूं, अच्छे से देखना, चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर ने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग वो अच्छे से देखना, हमीर हट। हमीर हट और सर्जन चरित्र। सर्जन चरित्र या सर्जन चरित्र कंप्लीट। इसके अलावा मेरुतंग। कौन सा तंग? मेरुतंग। मेरुतंग ने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग प्रबंध चिंतामणि। कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि कंप्लीट। इसके बाद राजशेखर। कौन सा शेखर? राजशेखर। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा बच्चा लोग वो लिखा प्रबंध कोश। कौन सा कोश? प्रबंध कोश कंप्लीट। तो ये प्रमुख ग्रंथ हो गए चौहान राजवंश से रिलेटेड, जो हमें चौहान राजवंश की जानकारी देते हैं बच्चा लोग, जो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। और आप लिख के ले लो, कई बार एग्जामों के अंदर बेसिक रूप से सवाल भी पूछा हुआ है कि इस विद्वान का कौन सा ग्रंथ रचित है या इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। कंप्लीट। तो अच्छे से याद रखोगे बच्चा लोग, जो चौहान राजवंश की जो हमें जानकारी देते हैं, उन चौहान राजवंशों के से रिलेटेड हमने ये ग्रंथ और लिख दिए। इसके अलावा सोमदेव भी आएगा, अच्छे से ध्यान रखना, जिसको हम विग्रहराज चतुर्थ के समय भी पढ़ेंगे। ललित विग्रहराज जिसने ग्रंथ लिखा था, तो इन घटनाओं को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब इन पॉइंटों को होता क्या है बच्चा लोग, अगर हम बेसिक पॉइंट्स के रूप में ही अगर पहले पढ़ लेते हैं तो पढ़ने का और भी आनंद आता है, और एग्जामिनर कैसे भी अगर सवाल पूछे तो हमारा सवाल गलत नहीं होता है। कंप्लीट। तो अच्छे से देख लीजिए, ये हो गए इसके पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो बेसिक जानकारी के रूप में जो हम लेंगे वो अच्छे से देखिए। अब जो बेसिक जानकारी में अगला जो पॉइंट आ रहा है बच्चा लोग, वो आ रहा है शाखाएं। क्या आ रहा है? शाखाएं। अब सवाल ये कह रहा है, मतलब शाखाओं में हम क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसी कितनी रियासतें थी, इतने कितने साम्राज्य क्षेत्र थे जहां पर चौहानों ने राज किया। कंप्लीट। जैसे हमने राठौड़ पढ़ा तो मैंने आपको राठौड़ों की 3 शाखाएं बताई मुख्यतः रूप से, पहली जोधपुर, दूसरी बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। कंप्लीट। वैसे ही हमने गुहिल राजवंश पढ़ा, तो गुहिल राजवंश में मैंने बताया बच्चा लोग कि गुहिलों ने जो राज प्रारंभ किया था वो आपके सबसे पहले मेवाड़, उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़, ये पूरी एक ही शाखा मानी जाती है। उसके बाद वागड़ क्षेत्र में, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कंप्लीट। तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। कंप्लीट। तो वैसे ही अब हमने चौहान राजवंश प्रारंभ किया है, तो जो बेसिक जानकारी के रूप में जो पॉइंट बन रहा है बच्चा लोग, वो बन रहा है शाखाएं, कि चौहान राजवंश ने कहां कहां राज किया। तो सबसे पहले एक ही नाम आ रहा है, यहीं पर देखिए जो हमने पढ़ा, हाँ यहां पर 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चाहमान ने सपादलक्स बोल दो, सांबर बोल दो या शाकंभरी बोल दो, यहां से चौहानों ने राज प्रारंभ किया।
इसके बाद चौहानों ने आगे जाकर कहाँ कहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया वो पढ़ते हैं। तो अगला और अंतिम पॉइंट जो होगा आज हमारी क्लास का वो होगा चौहान राजवंश की शाखाएं। चौहान राजवंश की शाखाएं, चौहान राजवंश की शाखाएं। कंप्लीट बच्चा लोग अच्छे से देखते रहिए। ये हो गया हमारा अंतिम पॉइंट आज का, और इस पॉइंट के अंदर हम अच्छे से देखो, सबसे पहले लेते हैं शाखाओं के अंदर नंबर 1, जो फर्स्ट शाखा होगी, अच्छे से देखना। फर्स्ट शाखा जो होगी वो सांबर के चौहान बोल दो, सांबर, सपादलक्स या फिर शाकंभरी। क्या बोल दो? शाकंभरी। कंप्लीट, शाकंभरी के चौहान। ये मूल शाखा थी। अगर एग्जामों में 4 देखो, यहां से भी तुम्हारा खतरनाक वाला क्वेश्चंस पूछ सकता है। 4 शाखाएं दे दी चौहानों की। चलो इसको बाद में पूरी शाखाएं बताने के बाद बताऊंगा। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग सांबर के चौहान, और इनके संस्थापक जो है मैं उनका नाम लिख रहा हूं आगे, वासुदेव चौहान। कौन से चौहान? वासुदेव चौहान। कंप्लीट। इसके बाद मतलब चौहानों ने सांबर के अंदर राज प्रारंभ किया। उसके बाद अच्छे से देखना, इन्हीं सांबर में एक राजा होगा जो नाडोल जाएगा और नाडोल के अंदर शाखा स्टार्ट करेगा। अच्छे से देखना, नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान। और नाडोल के अंदर जो संस्थापक था वो अच्छे से ध्यान रखना बच्चा लोग, वो था, अच्छे से ध्यान रखना, लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान कौन था? अच्छे से देखना, लक्ष्मण चौहान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छे से याद रखना बच्चा लोग, सांबर से ही, अभी तक सांबर और नाडोल, सांबर से 2 राजा जो है पहले नाडोल चले जाएंगे। उसके बाद एक राजा और होगा अजय राज, जो अजमेर की स्थापना करेगा और कहलाएगा अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अब अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक था वो था बच्चा लोग अजय राज। कौन सा राज? अजय राज। इसके बाद आगे की बात करें तो अच्छे से देखना, इसके बाद जो आगे आएगा वो राजा होगा आपके, दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखना अगला जो राजा आएगा वो आएगा रणथंबोर के चौहान। यानी अगली शाखा कहाँ चली? रणथंबोर, रणथंबोर के चौहान। और रणथंबोर के चौहानों के जो संस्थापक थे बच्चा लोग, अच्छे से ध्यान रखना, वो थे आपके गोविंद राज। कौन से राज? गोविंद राज। गोविंद राज को रणथंबोर में चौहान राजवंश का संस्थापक कहा गया। इसके बाद आगे बात करें तो अच्छे से देखना, रणथंबोर के बाद नाडोल का एक शासक जो होगा वो जाएगा आपके जालोर। और जालोर में जो चौहान होंगे, जालोर के सोनग्राव चौहान, सोनग्राव चौहान। अब जालोर के अंदर जो सोनग्राव चौहान हुए बच्चा लोग, इनका जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल चौहान।
कंप्लीट। इसके बाद आगे की बात करें तो अच्छे से देखना, अब इसी जालोर से अच्छे से याद रखना, आगे आपके सिवाना भी जालोर के अंडर ही आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा आपके बच्चा लोग अच्छे से देखना, आगे आएंगे आपके सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान। तो सिरोही में जो चौहान राजवंश का संस्थापक जो था वो था लुम्बा चौहान। कौन सा चौहान? लुम्बा चौहान। कंप्लीट। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी चौहान हुए और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बूंदी के चौहान, हाड़ा चौहान ले लेते हैं, बूंदी के या हाड़ौती क्षेत्र के चौहान, बूंदी के हाड़ा चौहान। कौन से चौहान? हाड़ा चौहान। तो अच्छे से याद रखना, जो बूंदी के अंदर चौहानों का संस्थापक हुआ था वो हुआ था देवा चौहान। देवा रे देवा। कौन सा देवा? चौहान देवा। और इसी के साथ इसी बूंदी के बाद कोटा के अंदर भी चौहान राजवंश होगा। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आपको अच्छे से याद है तो अभी हमने राठौड़ राजवंश की जो पिछली क्लास ली थी उसके अंदर हमने एक राजा पढ़ा था मुकुंद सिंह हाड़ा, जो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। बताया था मैंने, ये लड़ा था दारा सिकों की तरफ से। और मुकुंद सिंह हाड़ा का मैंने ये भी बताया था कि इसने अपनी एक रानी के लिए अबला मिणी का महल बनाया था। कंप्लीट। तो ये जो हाड़ा जो हुए ये हाड़ौती क्षेत्र के थे। तो ये हमने अच्छे से बच्चा लोग पढ़ ली। क्या शाखाएं किसकी? चौहान राजवंश की। तो नंबर 1, अब एग्जाम में जो तुम्हारे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? निम्न में से चौहान राजवंश की मूल शाखा, चौहान राजवंश की मूल शाखा थी। कंप्लीट बच्चा लोग। तो ए ऑप्शंस हो जाएगा आपके, कोई भी ले लो, अजमेर। बी ऑप्शंस ले लो आपके नाडोल। सी ऑप्शंस ले लो आपके सपादलक्स। और डी ऑप्शंस ले लो आपके रणथंबोर। रणथंबोर। ऐसे भी आपके एग्जामों में सवाल पूछ सकता है और फिर आप उस समय भ्रमित हो जाओगे कि प्रश्न पूछ रहा है मूल शाखा, तो आपका जिक्र सीधा जाएगा अजमेर पर। कहोगे कि अजमेर में ही चौहानों ने राज किया, जिसमें अजय राज जो हुआ उसने अजमेर की स्थापना की। पर बच्चा लोग हमें यहाँ पर गलती नहीं करना है। प्रश्न ने ये पूछा है कि इन शाखाओं में मूल शाखा कौन सी थी। तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति और इन्होंने जो शासन करना प्रारंभ किया वो इनकी मूल शाखा थी। और वो जो मूल शाखा थी बच्चा लोग, वो थी आपकी सपादलक्स। और इसी सपादलक्स को मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा है, इसको सांबर भी कहा गया और शाकंभरी के चौहान भी कहा गया। कंप्लीट। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। और रही बात चौहान राजवंश के लोक देवता, लोक देवी कौन थे, कुल देवी कुल देवता कौन थे, तो ये हम जब राजा पढ़ेंगे तो एक राजा आएगा जो हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाएगा और वहीं से हर्षनाथ जी जो है इनके इष्ट देव, आराध्य देव हो जाएंगे। कंप्लीट। तो अच्छे से बच्चा लोग याद रखना, ये हमने पढ़ा है चौहानों की मूल शाखाएं जो राजस्थान यानी राजपूताना के अंदर हुई। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
नंबर 6 और नंबर 7 कंप्लीट। तो इन पॉइंटों का आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। ये थी हमारी क्लास आज की, जिसमें हमने चौहान राजवंश से रिलेटेड एकदम विधिवत रूप से हमने पॉइंट पढ़े। पहले सामान्य जानकारी के रूप में हमने यही अध्ययन कर लिया कि भाई हमें कितने पॉइंट पढ़ेंगे तब हमें सिर्फ चौहानों का बेसिक नॉलेज होगा। तो 7 पॉइंट पढ़ेंगे। 7 पॉइंट में हमने पहला पढ़ा मूल शब्द, और मूल शब्द जो था बच्चा लोग वो क्या था, अच्छे से देखना। मूल शब्द जो था वो आप कहोगे वो था चाहमान था। क्या था बच्चा लोग, चाहमान था। और यही चाहमान के हर एक वर्ड का एक एक मीन है, जिसको हमने विस्तृत रूप से और अच्छे तरीके से पढ़ा। कंप्लीट। तो इनके 7 पॉइंटों को हमने अच्छे तरीके से एकदम मस्त तरीके से पढ़ लिया। ये हो गया आपके 7 पॉइंट कंप्लीट। तो अच्छे से पढ़ते रहे। ये चौहान राजवंश हमने प्रारंभ कर दिया था, और चौहान राजवंश की जो बेसिक और सामान्य जानकारी जो होती है हमने अच्छे तरीके से पढ़ी। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे तरीके से ये चौहान राजवंश से रिलेटेड जो हमने आज चर्चा की वो आपको पसंद आई होगी। तो जुड़े रहे मेरे साथ और सीखते रहे चौहान राजवंश से रिलेटेड ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें। कंप्लीट। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और मेरे साथ जुड़े रहे और सीखते रहे इतिहास की इन्हीं बातों को और इन्हीं राजवंशों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।